नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रमुख हस्तियों को वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से किया सम्मानित। अरुणाचल प्रदेश की महिला पर्वतारोही अंशु जमसेंपा को खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला पद्मश्री पुरस्कार। केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पापुम-पारे जिले के कीमिन में DBT APSCSNT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सरल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का किया उद्घाटन। ईस्ट सियांग जिले के मिकोंग गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए विधायक तेनोंग इरिंग ने स्मार्ट क्लासरूम का किया शुभारंभ। जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने विद्यालय में स्थापित लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रमुख हस्तियों को वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस वर्ष की सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। मूर्तिकार सुदर्शन साहू और पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रज बासीलाल और अन्य व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण पाने वालों में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सेवानिवृत्त लोक सेवक नृपेंद्र मिश्रा और अन्य हस्तियां शामिल हैं। गोवा के पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति ने कल 2020 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार 3 श्रेणी में प्रदान किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, व्यापार, चिकित्सा, साहित्य, खेल और नागरिक सेवाओं सहित विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए दिए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही अंशु जमसेंपा को खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इधर सामाजिक क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सोमवार को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद राज्य में लाइब्रेरी मूवमेंट को एक नया आयाम प्रदान करने वाले सत्यनारायणन मुंदायुर ने पुरस्कार को राज्य के युवाओं को समर्पित किया है। बहुत खुश हूँ, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, पूरा अरुणाचल के युवक जनों का या बच्चों का अवार्ड है, क्योंकि उन्होंने ही ये रीडिंग मूवमेंट, जो जॉय ऑफ रीडिंग, जो इसमें मैं जुड़ा हूँ, उसको आगे बढ़ाया है। और ये असली में अरुणाचल के युवजनों का एक सम्मान है, पूरा स्टेट का युवजनों का। ये रीडिंग इतना महत्वपूर्ण है अपना जीवन में, उन्होंने ये डिस्कवर किया है और उनको ये एक बहुत एक अच्छा मोटिवेशन भी हो चुका है। ये केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज पापुम-पारे जिले के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रूरल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का उद्घाटन किया। श्री सिंह ने इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी स्किल विज्ञान प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चाउना मैन, लोकसभा सांसद तापिर गाव, राज्यसभा सांसद नबाम रेबिया, राज्य के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के मंत्री हुनचुंग आमदाम, अरुणाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष भामांग मंगा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी विभाग द्वारा वित्त पोषित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से राज्य में इस क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। जैव संसाधनों के प्रभावी उपयोग को राज्य की विकास जरूरतें पूरी होगी। इससे अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के वैज्ञानिकों और विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्कॉलर्स को बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च में मदद मिलेगी। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन उनकी सरकार में इसको विकसित करके
बराबर की सतह पर लाया जाएगा। और आपने देखा पिछले 7-8 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं पूर्वोत्तर का 50 से 60 बार दौरा किया। अरुणाचल प्रदेश भी वो बार बार आते रहे। ईटानगर से रेलगाड़ी का भी उन्होंने ही लोकार्पण किया था। उसी मुहिम के चलते आज, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र है, किमिन का क्षेत्र, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी और बायो साइंसेज का एक संस्थान स्थापित किया गया है जो हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देगा। जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन, उसके सदुपयोग से और उसके पर्याप्त उपयोग से युवाओं को कैसे रोज़गार मिल सकती है, उसका प्रशिक्षण शिक्षण भी होगा और सहायता भी होगी। और साथ ही साथ आने वाले समय में जो हमारी आधुनिक एग्रीकल्चरल टेक्निक्स हैं उसकी जानकारी भी मुहैया की जाएगी। ईस्ट सियांग जिले के मिकोंग गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया को एक नया आयाम मिला है। पासीघाट वेस्ट से विधायक निनोंग इरिंग ने सोमवार को इस विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। स्कूल निगरानी समिति ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए और छात्रों पर पुस्तकों का बोझ कम करने के लिए स्मार्ट क्लासरूम के विकास में सहयोग किया है। इस अवसर पर विधायक निनोंग इरिंग ने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम से डिजिटल लर्निंग के लिए अनुकूल माहौल बनेगा और छात्रों को समझाने में शिक्षकों को आसानी होगी। इस मौके पर जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने विद्यालय निगरानी समिति द्वारा स्थापित लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। उन्होंने पुस्तकालय के अधिक से अधिक उपयोग पर जोर देते हुए बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान किया। लेकिन जो पास करेगा हमारा गवर्नमेंट का, जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का जो उन्होंने घोषणा किया है कि जो भी प्रीलिम्स में पास होगा उसको 2 लाख रुपया हम देंगे और हमारा और से भी हमारा क्षेत्र के 1 लाख रुपया हम जरूर देंगे। एजुकेशन से फोकस नहीं छोड़ना है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिल के जज्बे से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आप लोगों का जज्बा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज रहने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं पेरेंट्स के साथ। और आप लोगों को यहाँ की गैदरिंग देख के लग रहा है कि आपका जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जनता दल यूनाइटेड की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने राज्य सरकार से 74वें भारतीय संविधान संशोधन के अनुसार नगर निगम को 18 विषयों में पूरी जिम्मेदारी और अधिकार देने की मांग की है। आज अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जेडीयू की अरुणाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रूही तागुंग ने कहा कि राज्य सरकार ने ईटानगर नगर निगम और पासीघाट नगर पालिका को 12 विषयों की जिम्मेदारी सौंपी है और अभी भी 6 विषयों को नगर निगम को हस्तांतरित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू को इस संबंध में सौंपे एक विज्ञापन में नगर निगम और नगर पालिका को संविधान के अनुसार सभी शक्तियों का हस्तांतरण करने का अनुरोध किया है। 59 सेक्शन 59 में क्लियर कट लिखा है कि इलेक्शन होने का बाद आफ्टर 3 months में पावर ऑफ पोलिसिंग जिस डिपार्टमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंड करके रखा है वो स्टेट सरकार ने देना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बेहतर लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे से कारोबार करने में आसानी और जीवन को सरल बनाने में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सरकार कुशल बुनियादी ढांचे के दौरान महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का प्रबंधन करने में सफल रही। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में ग्लोबल सर्विसेज कॉन्क्लेव 2021 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रभावी तरीके से योजनाओं को लागू करने के कारण कोविड महामारी के बावजूद देश की विकास दर संतोषजनक रही है। While we had a goods export of about $45 billion, our services export was about $10 billion. So you were 1/4 of the goods export. By 2015-16, services had grown to about $154 billion.
and goods was at about 262 billion. So you were almost at over half of what the goods or merchandise export was. That was a truly good period, I think, and IT sector must have played a phenomenal निर्जुली से role बंदरदेवा in के this बीच राष्ट्रीय market. राजमार्ग को 4 लेन में विकसित करने की परियोजना को जल्द शुरू करने के लिए परियोजना क्षेत्र में निर्माण कार्यों को हटाने को लेकर आज ईटानगर में जन सुनवाई हुई। जिला उपायुक्त तालो पोतोम ने बताया कि कल जन सुनवाई पूरी होने के बाद 11 नवंबर से जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम में निर्धारित क्षेत्र से निर्माण कार्यों को हटाने का कार्य शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों को निर्माण कार्य हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया है और जनहित में राजमार्ग विकास के कार्य को जल्द शुरू करने के लिए प्रशासन लोगों के साथ मिलकर हर संभव कदम उठा रहा है। ट्रैफिक आपको मालूम है, इतना ट्रैफिक ज़्यादा होता है और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये संडे में भी बहुत ट्रैफिक होता है। सिर्फ वो बात नहीं है, तो इसमें हमारा 11 किलोमीटर में हमारा एविक्शन है, 11 किलोमीटर में, और मुझे सरकार का जो डायरेक्शन है वो हमको इमीडिएटली हैंड ओवर करना है। बाई 12 ऑफ दिस मंथ में हमको हैंड ओवर करना है। तो आज मैं यहाँ जो लोग कोऑपरेट करता है सब यहाँ आया है। अभी सभी लोगों का यहाँ पे हियरिंग कर रहा है नेशनल हाईवे एक्ट का अंदर में, और एक जो 11 किलोमीटर का अंदर में अलग अलग सेगमेंट में हमारा मजिस्ट्रेट लोग इविक्शन को कैरी आउट करेगा। लेन का और बिल्डिंग का एसेट्स का जो ROW का कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर में उसको हटाने के लिए वो आज हियरिंग चल रहा है। आज और कल में करेगा और 11-12 तारीख को वो इविक्शन स्टार्ट करेगा। लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में जिला वन अधिकारी और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की टीम ने गांव बूढ़ा को पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ से संबंधित कानूनों के बारे में जागरूक किया। कानूनी जागरूकता अभियान के तहत गांव बूढ़ाओं को अपनी क्षेत्र अधिकार में लोगों को वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें इससे जुड़े कानूनी पहलुओं के बारे में जागरूक करने की अपील की गई। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे पुष्पलता दास के बारे में। आज असम की स्वतंत्रता सेनानी पुष्पलता दास की पुण्यतिथि भी है। सिर्फ 6 साल की उम्र में वो लोगों के बीच खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए बानर सेना में शामिल हो गयीं और चक्र संघ का गठन किया। उन्होंने अपनी मां से प्रेरित होकर मातृभूमि को मुक्त करने का संकल्प लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 14 साल की उम्र में भगत सिंह की फांसी का विरोध करने पर उन्हें हाई स्कूल से निकाल दिया गया था। 1940 के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जेल भेजे जाने के कारण पुष्पलता दास की पढ़ाई छूट गई। वर्ष 1940 से 1942 तक वे राष्ट्रीय योजना समिति की महिला उप समिति की सदस्य के रूप में बॉम्बे में थीं। इस दौरान उन्होंने विकास और रचनात्मक कार्यों के लिए मृदुला साराभाई और विजय लक्ष्मी पंडित के साथ काम किया। वर्ष 1942 में पुष्पलता दास ने ओमियो कुमार दास से विवाह किया, जो एक सच्चे गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। विवाह के बाद पुष्पलता ने अपने सहकर्मियों के साथ तेजपुर में शांति वाहिनी और मृत्यु वाहिनी का आयोजन किया। पुष्पलता को घोपुर थाना परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जुलूस का नेतृत्व करना था, लेकिन भाग्य ने अपना खेल खेला और जुलूस की कमान पुष्पलता दास के बजाय कनकलता बरुआ ने संभाली और वे ब्रिटिश गोलियों का शिकार हो गयीं। स्वतंत्रता के बाद पुष्पलता दास संसद सदस्य बनी। उन्होंने एक प्रसिद्ध असमिया पत्रिका जयंती के संपादक के रूप में भी काम किया। पुष्पलता दास को स्वतंत्रता आंदोलन में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा ताम्र पत्र की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस महान विभूति ने 9 नवंबर 2003 को 88 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।